नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे दमदार ग्रंथों में से एक अर्थशास्त्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये समझिए कि ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे जमीन से एक साम्राज्य खड़ा किया जाता है, वो भी सीधे एक मास्टर रणनीतिकार के दिमाग से। देखिए, हर बड़ी योजना के पीछे ना एक बहुत मजबूत वजह होती है। और कौटिल्य के लिए तो ये मामला एकदम पर्सनल था। जब पाटलिपुत्र के नंद राजा ने उनकी बेइज्जती की तो उन्होंने सिर्फ बदला लेने की कसम नहीं खाई, नहीं, उन्होंने ठान लिया कि वो पूरे राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसकी राख पर एक नया बेहतर साम्राज्य बनाएंगे। तो ये सिर्फ सियासत नहीं थी, ये एक मिशन बन गया था। तो चलिए कौटिल्य के इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करेंगे कौटिल्य के परिचय से, फिर ये जानेंगे कि भाई एक राज्य की जरूरत ही क्यों है। इसके बाद हम शासन की नींव को देखेंगे और राज्य के वो 7 सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं ये जानेंगे। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि कौटिल्य की ये सोच आज भी इतनी काम की क्यों है। तो आखिर ये कौटिल्य थे कौन? वैसे तो उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, पर उन्हें सिर्फ प्राचीन भारतीय राजनीतिक सोच का जनक कहना काफी नहीं होगा। वो कोई सिर्फ सोचने विचारने वाले दार्शनिक नहीं थे, बल्कि असल में जमीन पर साम्राज्य खड़ा करने वाले एक माहिर रणनीतिकार थे। सोचिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने न सिर्फ एक नौजवान लड़के चंद्रगुप्त मौर्य में काबिलियत देखी, बल्कि उसे तैयार भी किया नंद वंश को खत्म करने और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखने के लिए। और इसी पूरे अनुभव से उन्होंने अपना महान ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। अच्छा, इससे पहले कि हम एक राज्य बनाने की बात करें, ये सवाल तो बनता है, हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? कौटिल्य का जवाब एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं कि क्रूर सच्चाई में छिपा है, जिसे उन्होंने एक बड़ा यादगार नाम दिया था। उन्होंने इस हालत को कहा मत्स्य न्याय, यानी मछली का कानून। ये अराजकता का वो कुदरती नियम है जहां कोई नियम नहीं होता, सिर्फ ताकत होती है। और ऐसी दुनिया में ताकतवर हमेशा कमजोर पर हावी रहता है। ये एक सीधी सादी तस्वीर असल में सब कुछ कह देती है। बिना किसी राजा या कानून के समाज खुद को ही खा जाएगा। तो राज्य का मकसद इसी अफरा तफरी को खत्म करना है और कमजोरों को सुरक्षा देना है, मतलब व्यवस्था बनाना है। तो सवाल ये है कि एक शासक इस अफरा तफरी को व्यवस्था में कैसे बदलेगा? कौटिल्य के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है ज्ञान से। एक राज्य बनाने से पहले एक राजा को ज्ञान की 4 जरूरी विधाओं में माहिर होना ही चाहिए। ये हैं ज्ञान के वो 4 स्तंभ। पहला है आन्वेक्षिकी, जो राजा को तर्क से सोचना सिखाती है। दूसरा है त्रयी, जिससे समाज की व्यवस्था और किसके क्या कर्तव्य हैं यह समझा जाता है। तीसरा है वार्ता, यानी सीधा सीधा अर्थशास्त्र, ताकि राज्य खुशहाल हो। और चौथा दंड नीति, यानी राज करने और विदेशी संबंधों को संभालने की कला। इन चारों के बिना कोई भी शासक दिशाहीन है। तो अब जब नींव तैयार हो गई है, तो असली निर्माण शुरू कर सकते हैं। कौटिल्य ने एक राज्य के लिए बड़ा ही प्रैक्टिकल 7 हिस्सों वाला एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंगों का सिद्धांत। जी हाँ, एक मजबूत और सही से काम करने वाले राज्य के लिए 7 बेहद जरूरी हिस्से होते हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। हर हिस्सा अपनी जगह पर जरूरी है और ये सब मिलकर एक शरीर की तरह काम करते हैं। तो ये है वो 7 अंग: स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और न्याय व्यवस्था, दुर्ग यानी किले, जनपद यानी जमीन और लोग, और आखिर में मित्र यानी सहयोगी। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है स्वामी, यानी राजा। कौटिल्य के लिए राजा राज्य का दिमाग है। उसे सिर्फ बुद्धिमान और गुणी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता अपनी प्रजा की भलाई होनी चाहिए। उसे व्यवस्था भी बनाए रखनी है और सबको खुश भी रखना है। लेकिन राजा अकेले काम नहीं कर सकता, उसे चाहिए अमात्य, यानी अपने मंत्री। कौटिल्य की ये शानदार मिसाल सब कुछ बता देती है। एक गाड़ी भला एक पहिए पर कैसे चलेगी? एक कामयाब राज्य के लिए राजा और उसके मंत्री को एकदम तालमेल में काम करना ही होगा। अब इस गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए, और वो है कोष, यानी खजाना। कौटिल्य इस मामले में एकदम साफ थे। पैसे के बिना कोई ताकत नहीं है। एक भरा पूरा खजाना ही एक मजबूत सेना और एक स्थिर राज्य का खर्च उठा सकता है।
और इस खजाने को भरने के लिए कौटिल्य ने बड़े ही समझदारी भरे नियम बनाए। उनका सिद्धांत था, जो उद्योग अभी नए हैं उन पर बोझ मत डालो, जो चीजें राज्य के लिए जरूरी हैं उन्हें टैक्स फ्री रखो, और लोगों के जीवन के खास मौकों जैसे कि पूजा पाठ या दान पुण्य पर उन्हें टैक्स में छूट दो। ये एक ऐसा सिस्टम था जो निष्पक्ष भी था और असरदार भी। चौथा अंग है दंड। इसके दो मतलब हैं, एक तो ये सेना है जो राज्य की रक्षा करती है, और दूसरा ये न्याय व्यवस्था है जो अंदरूनी शांति बनाए रखती है। कौटिल्य का मानना था कि सजा अपराध के हिसाब से होनी चाहिए, हालांकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसमें फर्क करने का समर्थन भी किया था। इसके बाद आता है दुर्ग यानी किला। ये सिर्फ कोई दीवार नहीं है, ये ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है, राजधानी का दिल है। कौटिल्य ने भूगोल के हिसाब से 4 तरह के किलों की सलाह दी, पानी से घिरे हुए, पहाड़ों से, रेगिस्तान से या फिर घने जंगल से घिरे हुए। हर एक का अपना अलग रणनीतिक फायदा है। छठा अंग है जनपद यानी राज्य की जमीन और उस पर रहने वाले लोग। अगर राजा दिमाग है तो जनपद राज्य का शरीर है। कौटिल्य ने एक संगठित व्यवस्था पर जोर दिया, जो गांव जैसी सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर बड़े शहरों तक फैली हो, ताकि शासन हर नागरिक तक पहुंच सके। और आखिर में 7वां अंग है मित्र यानी सहयोगी। कौटिल्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता। तरक्की के लिए और मुश्किल वक्त में टिके रहने के लिए भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी होना बहुत जरूरी है। यही तो विदेश नीति का सार है। तो हमने राजा से लेकर सहयोगियों तक एक राज्य बना लिया, लेकिन ये सदियों पुराना ज्ञान आज भी क्यों मायने रखता है? आइए जरा कौटिल्य की इस स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य रणनीति और यहाँ तक कि जासूसी पर भी एक मुकम्मल गाइड है। इसकी गहराई और प्रैक्टिकल सलाह की वजह से ही आज भी दुनिया भर के नेता और रणनीतिकार इसे पढ़ते और समझते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस उलझी हुई दुनिया में क्या कौटिल्य के कठोर लेकिन बहुत ही व्यवस्थित नजरिए में आज के शासन की चुनौतियों का कोई हल छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है। देखने के लिए धन्यवाद।